हेलो एवरीवन एंड अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, खैर आफियत से हैं और जहाँ कहीं भी हैं हंसते बसते मुस्कुराते गुनगुनाते अपनी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं और अपने कामों में लगन के साथ मगन है। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर प्रोग्राम बातों के ढाबे के साथ। मुझे कहते हैं मिशकात फैज़ान। आपको क्या कहते हैं बिल्कुल आप हमें बताएंगे थ्रू योर कमेंट्स, थ्रू योर फीडबैक। तो जनाब सबसे पहले तो ये बताइए कि एक हफ़्ता कैसा गुजरा, वीकेंड कैसे गुजारा, और फिर उसके बाद अगेन आ गया है वीकेंड। तो अब क्या प्लानिंग्स हैं जनाब? कहाँ जाना है, किसके घर जाना है, किन फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना है? तो ये सब बताने के लिए आपने क्या करना है वो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा सब्र तो कीजिए। पहले मुझे ये बताइएगा वो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? क्या न्यू कर रहे हैं और क्या नया करने का इरादा रखते हैं? क्या अचीव कर लिया है, क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या सक्सेस आप अभी कर रहे हैं अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स के लिए? आप हमसे शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। और जो सुन रहा है उनको वेलकम भी करती हूँ, खुशामदीद भी कहती हूँ और जनाब जी आया नू भी कहती हूँ। तो जनाब आप लोग हमारे प्रोग्राम में कैसे शामिल हो सकते हैं बताती हूँ। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए MQ एंटरटेनमेंट के फेसबुक पेज पे जाइए। आप वहाँ जाके हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद आपको वहाँ पे चीज़ें अपडेट आपको मिलती रहेंगी। डिफरेंट टाइप की चीज़ों के अपडेट आप वहाँ होते रहेंगे। तो जनाब आपने करना क्या है? करना ये है कि वहाँ पे हमें आपने फीडबैक देना है और बताना है क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या मज़ीद होना चाहिए, और इसके साथ साथ किस गेस्ट को लाना चाहिए, किस गेस्ट को आप सुनना चाहते हैं, किसका इंटरव्यू सुनना चाहते हैं, क्या चीज़ को आप जो है सुनना चाहते हैं, किस टाइप का म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। यू कैन टेल। सो यस गाइज, आप लोग बिल्कुल हमें बताएंगे। तरीक़ाकार मैं बता चुकी हूँ। और MQ एंटरटेनमेंट जो पेज है वो फेसबुक पे भी आपको मिलेगा, यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पर भी। तो आपने बिल्कुल हमें हर जगह फॉलो करना है अपडेट रहने के लिए। और इसके साथ साथ मेरी कॉम TV नेटवर्क को भी आपने साथ साथ लाइक करना है, फॉलो करना है, और उसके भी तीनों सोशल अकाउंट्स पे उसके भी पेजेस मौजूद हैं। तो जनाब ये सब तो हो गया तरीक़ाकार। अब मुझे ये बताइएगा कि वीकेंड तो हो गया है स्टार्ट, तो वीकेंड पे क्या प्लानिंग्स है भैया आप लोगों की? कहाँ जाना है आप लोगों ने? और अभी जो शाम का वक्त है, आप मुझे सुन रहे हैं बातों के ढाबे में, तो क्या सीन है? क्या खा पी रहे हैं या नहीं खा रहे? भाई किसी से नाराज़ हैं तो जल्दी से मान जाइए, क्योंकि नाराज़गी अच्छी नहीं होती। कोई आपसे नाराज़ है तो मना लीजिए, झुक जाइए। और अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो भी जो है वो मान जाइए, बस ख़त्म कीजिए ना, सुलह कीजिए। ज़्यादा बढ़ेंगी लड़ाइयाँ, ज़्यादा बढ़ेंगी नाराज़गियाँ तो फिर दूरियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए मान जाइए, मना लीजिए, झुक जाइए। रिश्तों में कामयाबी का सबसे बड़ा जो एक तरीका है वो यही है कि आप झुक जाइए। तो जनाब एंजॉय कीजिए अपने वीकेंड को बहुत अच्छे से। और उस एंजॉयमेंट के साथ साथ मैं एक जो सॉन्ग आपको सुनाने लगी हूँ ना, शो का फर्स्ट सॉन्ग, होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे बहुत पसंद है ये गाना, तो आइए सुनते हैं मिलकर। और आपने रहना है हमारे साथ MQ एंटरटेनमेंट के साथ प्रोग्राम बातों के ढाबे में। मुझे कहते हैं मिशकात फैज़ान। हमारे साथ रहिए, कहीं मजा आएगा, लौट के बहुत जल्द आते हैं। स्टे कनेक्टेड। परदेसी स्क्वाड ओ सुपर कुड़ी आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई ओ सुपर कुड़ी आ गई ओ तुम आ गई। सुपर कुड़ी आ गई ओ तुम आ गई। ओ सुपर कुड़ी आ गई ओ तुम आ गई। ओ सुपर कुड़ी आ गई ओ तुम आ गई।
ऑल राइट जना, वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं वापस एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आप सुन रहे हैं MQ एंटरटेनमेंट पर प्रोग्राम बातों का ढाबा। मुझे कहते हैं मिशकात फैज़ान। आप लोगों को क्या कहते हैं आप हमें बता सकते हैं MQ एंटरटेनमेंट फेसबुक पेज पर जाकर, और हमें बताइए शो कैसा लग रहा है, शाम कैसी गुजर रही है और क्या नई ताज़ी है। अच्छा जनाब, जैसा कि हर शो में टॉपिक होता है, लेकिन यह है कि इस शो में कोई टॉपिक नहीं होगा। इस शो में हम ना मिक्सिंग सी बातें करेंगे, कुछ आपकी कुछ हमारी, कुछ शायरी भी शामिल करने का आज मेरा दिल चाह रहा है कि कुछ शायरी भी हो जाए शाम के वक्त में। ऑब्वियसली दिसंबर भी स्टार्ट है तो कुछ शायरी भी हो जानी चाहिए। दिसंबर के महीने को ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि भाई ये शायरी के लिए बड़ा मुख्तस है, तो क्या लॉजिक है इसकी। बहरहाल यह है कि कुछ शायरी, कुछ तहरीर, और आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो भी कुछ इस हवाले से हैं। वो राइटर हैं, बहुत अच्छी राइटर और इवेंट मैनेजर हैं, तो उनको बिल्कुल हम लाइन अप किया है, हमने उनसे बात करेंगे और साथ साथ उनके साथ चीज़ें, उनसे क्वेश्चंस करेंगे उनकी लाइफ के बारे में। बिल्कुल आज जो है, जैसा कि मैंने कहा कि कोई टॉपिक नहीं है, और टॉपिक के बग़ैर भी कभी कभार हमें मिक्सिंग बात कर लेनी चाहिए। कुछ टिप्स भी है, और बहुत अच्छी एक टिप्स है, एक मास्क बनाने का तरीका मैं बताऊंगी। ये मास्क मत समझिएगा कि कोरोना के लिए, नहीं, आपकी चेहरे की क्लींजिंग के लिए एक मास्क मैं बताऊंगी, तो उसे आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, आपकी स्किन नीट एंड क्लीन एंड शाइनिंग वाली रहेगी। और इसके साथ साथ जो हमारी गेस्ट हैं उनकी कुछ तहरीर भी मैं शामिल करना चाहूँगी कुछ ही देर के अंदर। पहले तो ये बताइए ना, आप लोगों की शाम जो है वो आप लोग कैसे गुजारते हैं। मैं स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन किया था, तो अब मैं अगेन वो क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या स्पेशल करते हैं, मतलब कुछ खाना पीना। जैसे दिसंबर है, कुछ सर्दी भी हो रही होती है शाम के वक्त में, अगर दिन में हो ना हो। स्पेशली कराची में तो इतनी ज़्यादा नहीं होती सर्दी। इस्लामाबाद, मरी, नारायण खान, इन जगहों पे तो सर्दी हो रही होती है। बट अगर हम ये कहें कि भाई कराची में शाम ठंड वाली होती है, यानी कि शाम में जब ठंड पड़ जाती है, तो गलत नहीं होगी ये बात। और बिल्कुल शाम जो है वो ठंड हो जाती है, तो उस ठंड वाली शाम में क्या खाना पसंद करते हैं। समोसे, पकोड़े, रोल, ज़िंगर एंड फ्राइज़, या फिर सैंडविच, पिज़्ज़ा, क्या खाते हैं। वैसे ही बताते बताते मुंह में पानी आ रहा है, यानी कि आई लव दीज थिंग्स, मुझे खुद ये सब पसंद है। बहरहाल यकीनन आप लोग भी इंजॉय करते होंगे। तो शाम का भी ज़िक्र आया और दिसंबर का भी आया, और फिर साथ साथ जो है ये तमाम तर चीज़ें। तो ऐसे में अगर कुछ शामिल हो जाए, शायरी, या शायरी कह लें, या आप यूँ कह लें कि एक तहरीर जो कि बड़ी अच्छी है, मुझे बड़ी पर्सनली पसंद है। और हमारी जो आज की गेस्ट हैं उनकी लिखी हुई तहरीर है। नाम मैं भी इसलिए नहीं बता रही कि वो एक सरप्राइज़ है, कुछ देर में हम ऑनर करेंगे जब उनसे बात करेंगे, तब उससे पहले मैं बताऊंगी कि वो हमारे साथ कौन मौजूद है आज। लेकिन उनकी एक बड़ी अच्छी तहरीर है, और उन्होंने क्या खूब लिखा है कि जब मेरा नाम पुकारते हो, समात के साथ रूह भी खींच लेते हो, और रह गया जिस्म तो उस बेजान वजूद पर किसी की क्या दस्तरस, अपने अल्फाज से तवज्जो खींचते हो, लफ्ज़ों के जिंदान में कैद करते हो, फिर कहीं का नहीं छोड़ते, आँखों में उतरते हो, बेनाई ले लेते हो, अपना अक्स छोड़ देते हो, कानों में गूंजती आवाज़ समात को सीराब करती है, और हिज्र की तिश्नगी पलकों पे उतर आती है। उंगलियों से तिश्नगी समेटती हूँ तो पूरों पे जुगनू बन के उतर आते हो। कभी लगता है तुम वजूद नहीं, एहसास हो जो रूह पे उतरता है, खुशबू हो जो सोच को महकाती है, हवा हो नहीं, हवा में मौजूद ऑक्सीजन हो जो सांसों को रवां रखती है, नमी हो जो आँखों की सतह को खुश्क नहीं होने देती,
ठंडक हो या सर्दियों की धूप की राहत पहुंचाती गर्माहट हो। तुम्हें सोचती हूँ लफ्ज़ उतर आते हैं, पता नहीं कैसे तुमसे दूरी लिखवाती है मुझसे, और तुम्हारा कर लफ्ज़ बुनती सोच को तुम्हारे हाथों की गिरफ्त में कैद कर देता है। चाहो तो समेट लो, चाहो तो मुट्ठी खोल कर मेरे अल्फाज को मेरे वजूद समेत मिट्टी में मिला दो। हाय जनाब, तो ये थी उनकी तहरीर। और किन की तहरीर, जैसा कि मैंने कहा नाम अभी नहीं बता रही, ये ना कुछ तो सरप्राइज़ होना चाहिए ना। तो जनाब आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बहुत अच्छी राइटर, बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं वो, कुछ देर में उनसे हम बात करेंगे। और जब इतनी अच्छी शायरी शामिल हुई है, तहरीर शामिल हुई है, जिसमें मौसम सर्दी का, गर्मी का, दोनों मौसम का ज़िक्र भी था, और कहीं किसी की याद, मोहब्बत, कुछ इस टाइप का ज़िक्र था। तो अभी मैं चाहूँगी कि हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं मज़ीद, और जब इस सॉन्ग के बाद आएंगे तो मैं एक बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी टिप है, इसके लिए आपको पर्सनली नोट करना पड़ेगा, और ये है कि वो आप यूज़ कीजिएगा उसको। घर में होममेड मास्क है वो आप बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, बहुत उसके जो है फ़ायदे हैं। जब तक ये गाना सुनते हैं और आते हैं तो फिर आपको तरीक़ाकार बताते हैं कि आप उस मास्क को कैसे बना सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए और कहीं मत जाइए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है MK एंटरटेनमेंट, और ये आपके अपना शो है। कौन सा शो है? बातों का ढाबा। और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त, आपकी अपनी प्रेजेंटर मिशकात फैज़ान। तो हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइए, आते हैं बहुत जल्द लौट कर। स्टे विद अस। दूर बुलाए दे सदाए जहानों से आगे कोई पुकारे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, हो मुझे जाने दे। ये दिल तो पागल है, ये दिल तो झूठा है, इस दिल को कोई भी समझे ना, ना कोई जाने
दे, हम मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। ये दिल तो पागल है, ये दिल तो झूठा है, इस दिल को कोई भी समझे ना, ना कोई जाने, ना कोई माने, इस दिल को कोई भी रोके ना। ये दिल तो पागल है, ये दिल तो झूठा है, इस दिल को कोई भी समझे ना, ना कोई जाने, ना कोई माने, इस दिल को कोई भी रोके ना। तो यारों का हो, तो यारों का हो, यारों का ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। सॉन्ग सुना आप लोगों ने? कैसा लगा आप लोगों को? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एनर्जी आ गई कुछ देर के अंदर। एंड जो प्लेलिस्ट है अच्छी है, बहुत अच्छी। अफसोस कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लग रही होगी, एनर्जाइज हो रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ही यही होती है कि आपके अंदर एनर्जी आ जाए, कमाल हो जाता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो जनाब MQ एंटरटेनमेंट के पेज पर जाके आप हमें फ़ीडबैक दे रहे हैं और दे सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं क्या कम है और क्या मज़ीद होना चाहिए। और आपके लिए इंशाल्लाह MQ एंटरटेनमेंट से मज़ीद शोज़ भी ऑन एयर होंगे बहुत जल्द। तो हमें फॉलो कीजिए मज़ीद अपडेट्स के लिए। और अगर जीमेल करना चाहते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप उसे शो ऑन करना चाहते हैं, सो भूलिए मत और जल्दी से ईमेल कर दीजिए अपनी एक वीडियो बनाकर, जिसमें आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, छोटा सा अपने बारे में बताएं और अपने टैलेंट को शो ऑन करके आप उस वीडियो को भेज सकते हैं mqentertainmentofficial@gmail.com। इसके साथ साथ सेकंड आपको एड्रेस बता दी चलूँ, मेरीकॉमtv@gmail.com। तो आपने इधर जीमेल कर सकते हैं और अपने टैलेंट को शो ऑन कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से आप होंगे ऑन एयर और आपका टैलेंट होगा शो। तो एक बहुत अच्छा मौका है, आप लोग आइए और ज्वाइन कीजिए। तो जनाब, जैसा मैंने कहा था कि मैं एक बहुत अच्छी टिप, एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी चेहरे की सफाई के लिए, क्लींजिंग के लिए, एक मास्क बनाने का। घर में आप उस मास्क को कैसे बना सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और अवेलेबल हो जाएंगी इजीली। तो जनाब मैं बताती हूँ, आप लोग सुनिए, गौर से सुनिए, लिख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। अगर क्योंकि जो स्किन है ना, हम लोग डेली बेसिस पे फेस वॉश भी यूज़ करते हैं, सोप्स भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं नीट एंड क्लीन रखने के लिए। लेकिन एक होती है चेहरे की अंदर की जो एक हल्की फुल्की सी यूँ कह लें कि डस्ट होती है ना, जब आप बाहर निकलते हैं डस्ट वगैरह, तो कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा जम्स की सूरत इख्तियार कर लेती हो। आप उस तरह से नीट एंड क्लीन नहीं होती जब तक आप प्रॉपर्ली उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। तो उसी के लिए एक अच्छा सा मास्क बनाने का तरीका है, क्योंकि देखिए चेहरे की देखभाल जो होती है वो जल्द की सफाई से जो है उसका बड़ा ताल्लुक़ होता है। गर्द गुबार की सफाई, मेकअप उतारने के लिए कई इक़साम के आप क्रीमें यूज़ करते हैं, लोशंस वगैरह दस्तयाब होते हैं आपके पास, और इसके साथ साथ डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ करते रहते हैं। तो जैसे चेहरा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप इसकी देखभाल रोज़मर्रा की बुनियाद पर डेली बेसिस पे आप नहीं करते ना, तो जो चेहरे के हम कहते हैं ना पोल्स, या यूँ कह लें आप उसको मसाम, वो बंद हो जाते हैं। और जब वो बंद हो जाते हैं तो फिर आपके साथ बहुत सारे इश्यूज़, आपकी स्किन के साथ बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो चेहरे की सफाई के लिए जो इंग्रेडिएंट्स, जो चीज़ें मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए हैं, वो क्या हैं, वो आपको हम बताते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो लेना है वो लेना है हरे चनों का पाउडर,
और हल्दी, दूध का मास्क, ठीक है। और इन चीज़ों का आपने बनाना है मास्क। हरे चनों का पाउडर, ठीक है, हल्दी और दूध का मास्क, ये 3 चीज़ों का मास्क बनेगा और इसका आप यूज़ करेंगे। लेकिन बनाना कैसे है, आपने सबसे पहले हरे चनों का जो पाउडर है वो आपने आधा कप लेना है, आधा कप, हाफ कप। एंड आपने हल्दी जो है वो चाय का 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून। इसके साथ साथ मिल्क, दूध, वो आपने आधा कप लेना है, ठीक है, हाफ कप लेना है। इन तमाम तर चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को आपने मिलाना है, एक साथ मिक्स करके आपने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट जब आप बनाएंगे तो एक गाढ़ा सा पेस्ट बनेगा, ग्रीन सा पेस्ट बनेगा। और आपने उसका करना क्या है, उस पेस्ट को आपने फेस पे लगाना है, ठीक है, और चेहरे पे लगाना है, आपने पेशानी पर लगाना है, गर्दन पर, और उसको आपने इन तमाम तर जगहों पे लगा के बखूबी और बहुत अच्छे से लगा कर आपने 2 मिनट तक या 3 मिनट तक आपने इसको लगे रहने देना है। उसके बाद आपने मुंह धो लेना है, अपना फेस वॉश कर लेना है। एंड उसके बाद आपने जो मज़ीद चीज़ें करनी है वो क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको। उसमें आपने, क्योंकि ये चीज़ें जब आप लेंगे इसके बाद फेस वॉश कर लेना है और इस मास्क को यूज़ करके आपने जब फेस वॉश कर लेंगे आप, तो आपने उसके बाद जो है जो इसका रिज़ल्ट है वो फ़ौरन तो ऑब्वियसली हर चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आता, तो आप जब देखेंगे 1-2 दिन में तो आपका इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एंड आपने करना है एंजॉय एंड मुझे ज़रूर बताना है कि इसका कैसा असर पड़ा है। इसके बाद जो है वो अच्छा, जो आप सोच रहे होंगे यार चनों के पाउडर का इसमें क्या फ़ायदा, तो चनों का पाउडर जो है बेसिकली वो आपकी जो ऑयली स्किन होती है, जो चिकनाई होती है स्किन के ऊपर, वो जज़्ब कर लेता है, ठीक है, वो उसको ख़त्म कर देता है। और फिर जो मिल्क है ऑब्वियसली वो तो हर ऐसी टिप के अंदर यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि जनाब वो ग़ज़ाइयत फ़राहम करता है, आपकी स्किन के अंदर शाइनिंग लेकर आता है, खूबसूरती लेकर आता है। और जो है फिर ज़ाहिर सी बात है स्किन अच्छी होती है। अगर इसके साथ साथ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या करना है कि कुकम्बर लेना है, खीरा 1 अदद, ठीक है, वन जो है आपने लेना है कुकम्बर। देन आपने दही लेना है, ऑब्वियसली दही तो अवेलेबल होता है घर के अंदर, हम खा रहे भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर रहे होते हैं, तो दही आपने 2 या 3 टेबल स्पून आपने यूज़ करना है। खीरा 1 अदद, कुकम्बर 1, दही, ठीक है। दही का आपने करना यह है कि योगर्ट आपने 3 to 4 टेबल स्पून या 2 to 3 टेबल स्पून आपने लेना है। एंड आपने इन दोनों चीज़ों का करना क्या है, आपने खीरे को अच्छी तरह से कद्दूकश कर लें और उसके अंदर से जो एक रस होता है उसका जो जूस होता है वो आपने निकाल लेना है। और जो आपका दही है आपने उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। खीरे का जो आपने जूस निकाला है आपने उस दही के अंदर डालना है और इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से आपने यकजा कर लेना है, यानी कि अच्छी तरह से उसका आमेज़ा या यूँ कह इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद भी आप उन्हीं जगहों पे, यानी कि फेस पे, गर्दन पे आप उसको लगा सकते हैं और 3-4 मिनट लगे रहने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, चेहरा धो लेना है और ठंडे पानी से हमेशा धोया करें। जब भी ऐसी चीज़ आप यूज़ करें तो ठंडे पानी से हमेशा धोया कीजिए चेहरे को। उसके बाद क्या होगा कि आपके चेहरे पे एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग आएगी कि आप खुद भी कहेंगे कि हाँ, मिशकात ने गलत चीज़ नहीं बताई है। और इसके साथ साथ अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस मास्क का एक्चुअली फ़ायदा क्या है, मैं बता चुकी हूँ कि इसमें शाइनिंग आ जाएगी आपकी स्किन के अंदर। तो आपने ये जो मास्क है वो यूज़ करना है और इसका फ़ायदा, जो मेन फ़ायदा वो यही, मैंने आपको जैसे शुरू में भी कहा कि मसामात जो है, जो मसाम होते हैं चेहरे के, जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। शाइनिंग पैदा होगी चेहरे के अंदर, स्किन आपकी शाइन होगी, आपकी जो छाइयाँ होती हैं, जो डिफरेंट टाइप के बहुत सी ख़वातीन हैं अक्सर उनको प्रॉब्लम्स होती है दाग धब्बों की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके साथ साथ आप, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर जो मिल्क का यूज़ है
फर्स्ट में तो उसका क्या है कि वो जल्द को ग़िज़ाइयत फ़राहम करता है, ठीक है। जल्द को भी इन चीज़ों की नीड होती है, उसको भी उसकी केयर की ज़रूरत होती है, तभी वो आपकी जो है स्किन खिलती है, अच्छी होती है। इसके साथ साथ जो खीरा है, बेसिकली कुकम्बर है, उसका जो यूज़ हुआ तो वो तो बहुत अच्छा है, वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और वो हर चीज़ में नेसेसरी है। तो ये थी जनाब एक टिप स्किन के लिए। होप सो कि आप लोगों को आप लोग अप्लाई करेंगे और मुस्तफ़ीद होंगे। तो जनाब मेरा ख़्याल है कि हमारे जो गेस्ट हैं उनका अब ले लेना चाहिए, वो भी इंतज़ार कर रही हैं और आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार आज की गेस्ट है कौन। आज की गेस्ट एक राइटर और बहुत अच्छी राइटर, इसके साथ साथ इवेंट मैनेजर हैं और उनका नाम है जनाब सैयदा आसिमा अली और बहुत अच्छी जो है वो शख्सियत है। तो उनसे बात करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि वो क्या बताती हैं हमें। साथ रहिए हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अस्मा, आप ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमें भी थोड़ा सा वक्त दिया और उम्मीद करती हूँ तमाम तर चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। मसरूफियात क्या हैं आपकी, आपको थोड़ा सा पहले ये बताना पसंद करेंगी? मसरूफियात बस कुछ खास नहीं, घर है, हम हैं, पढ़ना पढ़ाना है और लिखना लिखाना। लिखना लिखाना, बिल्कुल माशाल्लाह आप राइटर हैं। और कब से आप लिख रही हैं, कब से आपने प्रॉपर लिखना शुरू किया? अब आप कह रही होंगी लिख रही कब से, वो तो हर कोई लिख लेता है बचपन से, लेकिन प्रॉपर जो आप तहरीर लिखती बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, मतलब स्टार्टिंग से तो ये कहा जा सकता है कि स्कूल टाइम से छोटे मोटे स्क्रिप्ट लिखने, कुछ नज़में लिखनी है तो स्टार्ट नहीं से किया था। तो प्रॉपर अगर मैं बताऊँ, मैंने लिखना शुरू किया तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसको। बेसिकली कहा जा सकता है कि मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था दयाजी नाम से, जो न्यू लिखने वालों को प्रमोट करते हैं। तो अगर मैं जो 2-4 लफ्ज़ जोड़ लेती हूँ तो शायद ये उन लोगों का कमाल है जिन्होंने मुझे प्रॉपर लिखना की तरफ आमादा किया और मुझे फोर्स किया कि मैं लिखूँ। तो वहीं से मैंने स्टार्ट लिया, दयाजी से स्टार्ट लिया मैंने और अब लिखने तकरीबन 2 साल हो गया मुझे प्रॉपर लिखते हुए। तालीमी काबिलियत क्या है आपकी, कितनी स्टडीज़ हैं आपकी, कहाँ से एजुकेशन ली आपने? बेसिकली मैं हूँ रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ और वहीं से जो है वो स्टार्ट किया मैंने। वहीं पे कॉलेज स्कूल फर्स्ट ईयर तक रेगुलर पढ़ा मैंने। फिर कुछ इस तरह के हालात थे, फादर की डेथ हो गई और साथ जॉब कंटिन्यू करनी पड़ी। तो कॉलेज होते, कॉलेज के बाद जॉब पे, तो वहाँ से रात को घर, तो फिर मुझे ज़रा रेगुलर स्टडी करना जो है वो कंटिन्यू करना मुश्किल हो गया। फिर प्राइवेटली बीए भी किया, फिर मास्टर्स किया, लेकिन बहुत गैप से मेरी एजुकेशन है। कभी 2 साल का गैप है, कभी साल का, लेकिन ये कि जब जैसे मौका मिलता गया मैं इसको कंप्लीट करती रही। अभी रिसेंटली 1 साल हुआ मुझे मास्टर्स किए हुए। जी ठीक है। तो बाकी इंटरव्यूज के बारे में पहले पूछना चाहूंगी, कहाँ इंटरव्यूज दे चुकी एज अ राइटर? एज राइटर हमारा अपना जो ग्रुप है दयाजी, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वहाँ पे काफ़ी दफ़ा हुआ है ऐसा, फ्लाइट भी आए और ऐसे लोगों के जो मेम्बरान थे उन्होंने सवाल किए, उनके जवाब भी दिए, लेकिन प्रॉपर इसमें ऑडियो पे इंटरव्यू मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ फर्स्ट। ओके। तो मुझे अपनी हॉबीज़ बताइएगा, हॉबीज़ क्या हैं? क्योंकि राइटर तो आप हैं ही हैं और बहुत अच्छी तहरीर आप माशाल्लाह लिखती रहती हैं, लेकिन इसके साथ साथ और क्या हॉबीज़ हैं और क्या अचीव करना चाहती हैं लाइफ में, क्या गोल्स हैं लाइफ के, ज़रा बताइएगा। हॉबीज देखा जाए तो शुरू से बचपन से कहा जाए तो ज़्यादा रुझान जो था वो इसी में था कि पढ़ना है और निसाबी कोर्स है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो पढ़ना पड़ा, लेकिन उसके अलावा ये है कि गैर निसाबी कोर्स जो कह लें किताबों में बड़ा इंटरेस्ट था, बुक लाइब्रेरी थी हर टाइम वहीं पे रहना
और फिर इस तरीके से फिर शुरू से घर का माहौल कुछ अदबी टाइप का था। बचपन से कुछ लोगों ने ऐसे वेरीफाइड वगैरह लगा कर दिए हुए थे, जैसे बच्चों के नौनिहाल पोलर के दिया तालीम और तरबियत। तो वो फिर हुआ कि मेरी बड़ी बहनें थी, वो डाइजेस्ट जो थे खवातीन शुआ ये सब रेगुलर आते थे, नॉवेल्स, और इसके अलावा अच्छे राइटर्स के बुक्स वगैरह, बुक इंटरेस्ट था, दादा बुक इंटरेस्ट था। और बस वहाँ से ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वो आदत कहने वाला था जो छूटती नहीं है कि जब तक कोई किताब पढ़नी नहीं आती। तो जैसे कि मेन हॉबी से मेरी यही है कि मुझे उस पढ़ने के लिए चाहिए, मैं कहीं से भी मुझे मिल जाए, वो पढ़े बगैर मैं सो नहीं सकती। तो मेरी साइड टेबल पर हमेशा कोई ना कोई बुक पढ़ी मिलेगी आपको। सेकंड, अगर इसके अलावा कुछ और हॉबी है तो वो अच्छा म्यूजिक। अच्छा म्यूजिक मतलब क्लासिकल, मेलोडियस। आजकल का म्यूजिक बहुत कम सुनती हूँ मैं, बहुत फास्ट बिल्कुल लाइट अच्छा मेलोडियस अच्छा लगता है। इस तरह के सॉन्ग अच्छे लगते हैं। तो ये दो ही होते हैं। फेवरेट गजल कौन सी आपकी? गजल फेवरेट तो एक दो तो कहना वैसे गलत होगा। फेवरेट सिंगर कह लें अगर नैयरा नूर मेरी फेवरेट है, मेरे फेवरेट है। अच्छा, इसके अलावा नुसरत अली खान ऑल टाइम फेवरेट है, कभी भी सुन सकते हो, किसी मूवी भी सुन सकते हो उनको। लता जी फेवरेट है, किशोर कुमार, कमाल सानू। अच्छा म्यूजिक जगजीत, चित्रा। मूड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे लोग कहते हैं ना, जब बंदा सैड होता है तो सैड सुनता है, जब हैप्पी होता है तो हैप्पी सुनता है। आपकी क्या राय है इस बारे में कि म्यूजिक का इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा, मैं सैड तो कभी भी सुन लेती हूँ, लेकिन जब मैं सैड होती हूँ तो मैं हैप्पी सुनती हूँ। हाँ, सैड लोग सुनते हैं। सैड ना हो, और ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि हम जब सैड होते हैं तो सैड सुनते हैं। जब पहले ही सैड है, मजीद सैड सुन के मजीद सैड क्या होना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे को शुद्ध है कि तो मैं जब सैड हूँ तो मैं इसको हावी ना करूँ खुद पे। ऐसे अलमिया गाने सुन के मजीद परेशान ना, कोशिश होती है कि कुछ और कर लिया जाए, कोई अच्छी बुक पढ़ ली जाए, कुछ अच्छी चीज देख ली जाए, कोई अच्छा म्यूजिक सुन लिया जाए। तो कोशिश यही होती है कि मजीद सैड ना हुआ जाए। ये कैसे होती है, आप जितना तारीख करना चाहें आपको उतना तारीख कर लें, और तारीख करते रहेंगे तो फिर डिप्रेशन पे चले जाएंगे, तो और इश्यूज बन जाते हैं। तो पहला तो आपके अपने ऊपर होता है कि आप इस चीज से कैसे निकल सकते हैं। तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि मजीद डूबने की इसके अंदर। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी करूंगी, वो ये कि राइटर या फिर पोइट, आपके फेवरेट पोइट कौन से हैं जिनको आप बहुत ज्यादा सुनना भी पसंद करती हैं, उनकी लिखी हुई चीज आपको बहुत पसंद आती है? कौन से राइटर हैं? ऐसे फीमेल अगर आप कहती हैं तो देखें, परवीन शाकिर मैं कहती हूँ, मेरा उनको नहीं पसंद होगी। बड़ी उनकी इज्जत से नाजुक के हिसाब से शायरी है, उनकी जज्बात उन्होंने बयान किया है। मुझे किसी और शायर या शायरा ने इस तरह बयान किया। फेवरेट तो बहुत सारे थे, मतलब बहुत शौक से पढ़ती हूँ मैं। मौसमी मेरे फेवरेट है, अहमद फराज मेरे फेवरेट है, ये परवीन शाकिर मेरी कॉलेज में फेवरेट है। तो जब भी पढ़ती हूँ मुझे अच्छा लगता है उनको पढ़ने। तो उनका मजमुआ की चारों की पढ़ने मेरे पास है। जब भी मूड होती है अच्छा पढ़ने का उनको जरूर पढ़ती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन करूंगी कि राइटर तो चले मैंने पूछ लिया, लेकिन ये जो कुछ लोगों का एक माइंड बना हुआ है हमारे माशरे में कि जो मोहब्बत में नाकाम हो जाता है तो वो शायरी करता है, इस पे क्या कहेंगी? अच्छा, मैंने शायरी, अच्छा मेरी इब्तिदा एज ए राइटर से मेरा इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैंने शुरू में शायरी की। मतलब शुरू में मुझे इल्हाम इकबाल बड़े पसंद है भी, थे भी, उस वक्त भी पसंद है जब मुझे समझ नहीं आती थी इनकी शायरी की। तो मैं ऐसे रिदम में इनके ना नज़्में और इनके अशार याद करके उन बनाया करती थी। तो अब अगर आप 4th क्लास में कोई नज़म लिख रहे हैं तो आप ये मोहब्बत में नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि हमारे माशरे में लोगों का यही माइंड बना होता है कि भाई इसको तो मोहब्बत में जो है वो गम लगा हुआ है, या मोहब्बत ये हासिल नहीं कर पाया तो ये उसने शायरी शुरू कर दी। हमारे माशरे में चीज बहुत ज्यादा फैक्टर है, मोहब्बत बहुत बड़ा फैक्टर है इस बात का। आपके लफ्जों में असर लाने का, आपकी लिखने में जो है वो फीलिंग्स लेकर आने का बहुत बड़ा फैक्टर। मैं इससे इनकार बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर आप एक राइटर है और आप मोहब्बत भी कर बैठे हैं तो यकीन लफ्ज और निकल जाएंगे।
सही ये हो इस गया। बात से बिल्कुल मुझे इनकार नहीं होगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप हाँ ये कह सकते हैं कि आप कर सकते हैं, शायरी भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें निखार ही किया है ना तो शायद मोहब्बत तो बड़ा फैक्टर है इस चीज में। तो कहीं आपका कोई ऐसा सीन तो नहीं? आपको लगता है ये बहुत मुश्किल सवाल है? चलिए नहीं करते ये सवाल आपसे। बाकी आपको किन जगहों पे जाना अच्छा लगता है? पाकिस्तान में फेवरेट जगह कौन सी है? आउट ऑफ कंट्री आपके कौन सा ऐसा ड्रीम है कि भाई उस मुल्क से मैं होके आ जाऊं, ये ड्रीम मेरा पूरा हो जाए? पाकिस्तान में तो ये कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर जो है वो आर्मी से बिलोंग करते थे, पासपोर्ट से, तो उनके साथ मैंने ऐसे वो ट्रेवल किया है बहुत बार, कहीं ना किसी नए शहर में पोस्टिंग और ट्रांसफर उनकी और मैंने वहाँ मूव कर जाना। तो पाकिस्तान को तो मुझे सारे शहर बहुत पसंद है, लेकिन देखने के बाद एरियाज किसको पसंद नहीं होंगे। तो सबसे फेवरेट मेरा ये है कि आप बस इस्लामाबाद से आगे निकल जाएं, थोड़ा फैसलाबाद, मरीज, फिर आगे नारायण कंवर और गिलगित, और ऑल टाइम फेवरेट, कभी भी रेडी रहती हूँ मैं वहाँ जाने के लिए, कोई भी मुझे कहे। आउट ऑफ कंट्री देखा जाए तो ड्रीम है मेरा कि मैं जो है वो ईरान इराक जाऊँ। अच्छा। और एक फैक्टर है, मुस्लिम फैक्टर आ जाता है इसमें जाने के बाद, उसके बाद मेरा बहुत शौक है सऊदी अरब जाऊँ, हज उम्रे की हालत नसीब हो मुझे। तो ये सबसे बड़ा ड्रीम है मेरा अगर आउट ऑफ कंट्री देखा जाए। बाकी घूमने फिरने के लिए वेनिस मेरा फेवरेट है और बहुत शौक है मुझे वहाँ जाने का। अच्छा, सही है। बाकी एक्टिविटीज क्या रहती हैं आपकी रूटीन और तमाम तर चीजें? और फिर राइटर जैसे आप हैं तो लिखने का क्या होता है? किसी भी वक्त कुछ भी जहन में आता है तो वो आप लिख देती हैं, या एक टाइम है प्रॉपर कि आप बैठ के लिखती हैं? क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। नहीं, एक टाइम तो नहीं आप कह सकते। एक्चुअली मैं मोटी लिखती कैसे हूँ, कभी कोई चीज आपको पिन कर जाती है, कभी कोई वाकया ऐसा हो जाता है जो आपको उसमें मजबूर कर देता है, कभी आस पास के माहौल में कुछ ऐसा आप देख लेते हैं। मतलब एक कह सकते हैं ना कि जो टाइप राइटर होता है सोच समझ लिखने वाला, वो नहीं हूँ मैं मोस्टली कैसे तो लिखती हूँ, जब मेरी कैसेट होती है लिखने की तो मैं लिख लेती हूँ। कोई वाकया मुझे बहुत हद तक मुतासर कर जाए तो वो उस पर लिख लेती हूँ। मुझे याद है मेरा पहला खाना जो था वो एक सच्चे वाकये पे था। अच्छा। तो मैं इसी चीजों पे लिखती हूँ। मतलब ये कहा जाए कि ये एक फिक्स टाइम है और मैं उस पर लिखूँ। बड़े राइटर्स तो यही कहते हैं कि आपका टाइम होना चाहिए लिखने का, लेकिन मेरा फिलहाल नहीं। शायद मैं इतनी राइटर भी तो नहीं होती तो स्टार्ट लिया है तो नहीं, आप लिखती तो वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि आपकी जो है वो तहरीर से कोई मुतासिर हो कि आपको इनबॉक्स में आके या आपसे कांटेक्ट करके बोला हो कि आप जो है हमें फलां चीज के लिए, आप हमें ड्रामे के लिए लिख दें या हमें किसी फिल्म के लिए कुछ लिख दें, स्क्रिप्ट लिख दें? कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत दफा हुआ है ऐसा, लेकिन मैं बड़ा पॉजिटिवली रिफ्यूज कर देती हूँ। बिकॉज वजह यही है कि मैं कैसे लिखने वाली बंदी हूँ। प्रॉपर कोई प्लान करके नहीं लिख सकती कि मैं एक स्क्रिप्ट बनाऊँ जहन में और मैं उस पर लिखूँ, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, या अभी फिलहाल मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, तो फ्यूचर में और क्या प्लान्स आपके? मतलब राइटर तो आप हैं, बाकी क्या करने का शौक है, क्या ड्रीम्स हैं आपके कि मैं ये भी कर पाऊँ, मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ या अपने लिए कुछ कर पाऊँ? जैसे डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, तो और कौन सी फील्ड में आने का आपको शौक है? बेसिकली मेरे साथ मैं हूँ इवेंट मैनेजमेंट में हूँ और शौक भी है मेरा, पैशन भी है कहने। 9 to 5 वाली जॉब मुझसे नहीं होती, या मैं एक चीज पे फिक्स नहीं बैठ कर काम कर सकती। मुझे लगता है जल्दी बोर हो जाती हूँ उस चीज से। मुझे नए लोगों से मिलने का, नई नई चीजें अरेंज करने का, नए तजुर्बे करने का शौक है। तो इसी लिहाज से जब मैंने स्टार्ट की जॉब, तब तो खैर ये था कि बहुत छोटी उम्र थी तो कहने मजबूरी थी जॉब स्टार्ट करना, लेकिन फिर यही जॉब मेरा पैशन बन गई। तो इवेंट मैनेजमेंट में का मुझे शौक भी है और मैं करती भी हूँ। इन फ्यूचर चाहती हूँ कि मैं कुछ मतलब मुझे कुछ ऐसा कर सकूँ, लाइक मुझे बुजुर्गों जो लावारिस होते हैं उनके लिए कुछ कर सकूँ और बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। छोटी सी एफर्ट स्टार्ट भी की है हम लोगों ने। अभी कुछ बता नहीं पाऊंगी इसके बारे में क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है। इंशाल्लाह कुछ अगर गोल सेट किए हैं हम लोगों ने, अगर वो हो गए चीज तो फिर इंशाल्लाह आपसे। जी जरूर, बिल्कुल। बाकी ये है कि
क्या बाकी फ्रेंड्स क्या पूछूं, आपने तो मोहब्बत से इनकार कर दिया। शादी का बताएं, फैमिली की तरफ से क्या इश्यूज हैं? फैमिली कहती है कि शादी कर लो, आप क्या कहती हैं? क्योंकि हर फैमिली का मसला है कि जब लड़की बड़ी होती है बेटा आप शादी कर लो और मैं ये मैरिड चीजें। हूँ। अरे माशाल्लाह ये तो सरप्राइज है। तो मैं चलो ना तो सिर्फ मैरिड हूँ बल्कि मेरी एक 7 साल की बेटी भी है। अरे वाह माशाल्लाह, मतलब कि आपकी बेटी है तो वो भी आपसे इंस्पायर होंगी और जो है हो सकता है वो भी राइटर बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। मुझे लगता है ऐसा क्योंकि अभी से ही मैंने उसको देखा है, वो स्टोरी राइटिंग बड़ी अच्छी कर लेती है और काफी चीजें उसने मुझसे ली हैं, काफी चीजें क्वालिटीज उसकी ऐसी हैं जो मुझ जैसी हैं। इन फ्यूचर शायद अगर वो आना चाहे तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। बस लेकिन आजकल के बच्चों का मसला ये है ना कि ज्यादा लगाव नहीं है इनको पढ़ने से, कंप्यूटर और ये सब चीजें तो आपको पता ही है। वो हमारे वाला टाइम तो नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको इन चीज़ों में एंगेज करूँ, स्टोरी बुक्स ला के दूँ, वो पढ़ाऊँ, ये सब चीज़ें, तो वो थोड़ी मतलब इस चीज़ में है। अच्छा, मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन करूंगी किताबों के ऊपर। क्या आपको लगता है कि किताब उस तरह से पढ़ी जाती है जैसे पहले एक शौक होता था सबको, किताबें लेके बैठना बाकायदा, अगर मौसम अच्छा है तो किताब लेके बैठ जाना, साथ चाय पी लेना, वो चीजें खत्म हो गई हैं या अभी भी हैं? अनुष्का, जिनमें ये चीज डेवलप हो चुकी है वो तो खत्म नहीं कर सकते, जैसे मैं खत्म नहीं कर सकती। इवन के मैंने ये भी देखा है कि जो लोग मेरे साथ इंटरेस्टेड थे इन चीज में, किताब बुक्स पढ़ने में, तो वो अब नहीं है, मसरूफियत का बहाना ये वो, लेकिन मैं नहीं कर सकी ये। पहले की तरह तो मैं नहीं कर सकूंगी, डेफिनेटली माहौल चेंज हो गया है और बहुत सी एक्टिविटीज आ गई हैं और सबसे बड़ी बात कि बहुत फास्ट हो गया है सब कुछ, इतना टाइम नहीं होता। मोबाइल फोन में आ गई ना हर चीज, मोबाइल फोन आ गया, मोस्टली जो लोग हैं वो डाउनलोड करके बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत मुश्किल लगता है। मैं जब तक किताब मेरे हाथ में ना हो ना, मुझे पढ़ने का मजा नहीं आता, मैं डाउनलोड करके नहीं पढ़ सकती, क्योंकि डाउनलोड करके पढ़ने में और एक्चुअल बुक पढ़ने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत फर्क है, वो किताब और उस कागज की खुशबू ही अलग होती है जो आप हाथ में लेके पढ़ रहे हो, वो चीज आपको महसूस नहीं है, इस तरीके से डाउनलोड करके पढ़ने में नहीं आती। ये चीज कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी लोग हैं जो इस चीज में हैं, इन्वॉल्व हैं, पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ते हैं। और मेरी अपनी भी कोशिश होती है, मुझसे कोई नया लिखने वाला भी मुझसे पूछता है कि मुझे बताएं मैं कैसे बेहतर लिखूं, तो मेरी उसको फर्स्ट एडवाइस ये होती है कि बेहतर पढ़ें, जितना बेहतर पढ़ेंगे उतना बेहतर लिखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, आई एग्री। बाकी आप राइटर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल हाँ, राइटर्स के लिए मैसेज दे दें और उन लोगों के लिए भी मैसेज दे दें जो सिर्फ ये समझते हैं कि मोहब्बत करने वाले शायरी लिखते हैं। राइटर्स से तो ये कहना चाहूंगी कि अच्छा लिखें, पॉजिटिव लिखें, बहुत टेंशन हैं, कोशिश करें कि आपके कलम से कुछ टेंशन रिलीज हो सके लोगों की। सोशल इश्यूज में भी लिखें तो सिर्फ इश्यूज ना लिखें, कोशिश करें सब कुछ सारे लिखें, लोगों को आमादा करें कि वो इस चीज के हल की तरफ आए। उंगलियां उठा लेना, नुक्स निकाल लेना बहुत आसान होते हैं, वो सभी कर लेते हैं। तो राइटर की जिम्मेदारी ये है कि वो सिर्फ उंगलियां ना उठाए, सिर्फ नुक्स ना निकाले, बल्कि वो कोशिश करे कि इन चीजों का कुछ सोल्यूशन भी दे सके, कोई पॉजिटिव सोल्यूशन, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ से जाहिर हो। और नई राइटर्स को भी यही कहूंगी कि 2-4 लफ्ज लिखना जोड़ना आसान है, लेकिन अच्छे राइटर्स को पढ़ें, अच्छी बुक्स को पढ़ें। जितना पढ़ेंगे, जितना जहीरा अल्फाज ज्यादा होगा आपके पास, इतना अच्छा आप लिख सकेंगे। जितना आपका पढ़ने से आपका तगय्युल बुलंद होगा और कह सकते हैं जान सकेंगे इन चीजों के बारे में, उतना आप अच्छा लिख सकेंगे। तो जहां आप लिखने में 2 घंटे लगाते हैं वहां 15 मिनट लगाएं, और मैं कहूंगी कि आप 2.25 घंटे पढ़ें, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। और मोहब्बत से मुझे इनकार नहीं है, मैं ये बिल्कुल कि मोहब्बत ना करें, मोहब्बत जरूर करेंगे। मोहब्बत तो हो जाती है ना, हो जाती है, और फिर नई नई चीजें सामने आएंगी आपके, जहां आप लेकिन अब तो अपना मोहब्बत भी जरा बढ़ गई है, 10-10 मोहब्बतें हो गई है ना। पहले होता था मोहब्बत एक से होती थी और वो हो जाती थी, अब 10-10 मोहब्बतें होने लगी हैं, हर दिन मोहब्बत, हर दिन मोहब्बत। इस पे क्या कहेंगे? लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तरजीहात बदल जाती हैं आपकी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मोहब्बत दुनिया में है नहीं।
ऐसा नहीं है। नहीं, मोहब्बत करने जरूर। वाले भी हैं, मोहब्बत भी कायम है, बट कुछ लोगों की वजह से ना हर चीज जो है हमारे यहाँ मसला ये होता है अस्मा के नेगेटिव अगर 2-3 लोग आएंगे तो पॉजिटिव लोग जो है वो नीचे आ जाएंगे, नेगेटिव ऊपर आ जाएंगे। तो कुछ आप कह ऐसा सकते है। हैं कि आपकी ना तनख्वाह चेंज हो गई है, आप में कुव्वत बर्दाश्त कम हो गई है, आप की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, आप मोहब्बत में लो के कायल हो गए हैं, तो शायद इसलिए आप जल्दी ऊब जाते हैं, आपकी तबीयत बदल जाती है, आप जल्दी बोर हो जाते हो। कहा जा सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे फिर पता नहीं क्यों लगता है कि इस तरह करने वाले व्यक्ति ना कहीं फंस जरूर जाते हैं, किसी एक जगह तक जरूर जाते हैं, और ये नेचुरल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना अटके, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना फंसे। जितना भी आप डिनाई कर लें और जितना भी प्ले बॉय या प्ले गर्ल का रोल अदा कर ले, आप लेकिन कितना जरूर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, वही मकाफाते अमल वाला सीन हो जाता है ना समटाइम, फिर वो हाँ, चीजें वापस आ जाती हैं आपके ऊपर। तो लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है ये बड़ी खूबसूरत चीज है मुश्कात, अच्छा इसको रहना चाहिए। ये बड़ी खूबसूरत चीज है और आपको खूबसूरत कर देती है, मोहब्बत। आपकी सोच को, बिल्कुल आपको, आपके अंदर बाहर को, अगर वाकई मोहब्बत है हाँ, सच्ची तो मोहब्बत। आपके अंदर बाहर को खूबसूरत कर देती है। और जो लोग कहते हैं कि मोहब्बत जरूरी नहीं कि हासिल हो, उस पे क्या कहेंगे? बहुत से लोगों ने बस अपना माइंड बना लिया कि चलो मोहब्बत नहीं मिली तो जरूरी नहीं कि मोहब्बत को हम हासिल कर सकें। ये सोच क्यों लोगों की? क्या मतलब हासिल करने से क्या समझते हैं? शादी? वही तो। अगर शादी कह रहे हो तो यार वाकई जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो है। यार हासिल करना ये होता है मेरे ख्याल से किसी को अपने साथ महसूस करना। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वजूद साथ हो, बिल्कुल। तो बस वजूद साथ ना भी हो तो भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी अभी कोई रिसेंट तहरीर आपने की हो तो किस टॉपिक पे की है रिसेंट आपने ऐसी कोई तहरीर आप शेयर करना चाहेंगे? रिसेंट एक वाकया था जो मैंने देखा हॉस्पिटल में, शायद नजर से गुजरी हो आपकी, मोहब्बत की एक किस्सा में खुदगर्जी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मुझे वो किस्सा में रिलेट करती है। मैं मोहब्बत में ना सब कुछ कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है, मैं इस चीज की बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मुझे लगता है अगर कुछ असूल होने चाहिए तो मोहब्बत और जंग के ही होने चाहिए। बिल्कुल। ये हरगिज नहीं है मोहब्बत और जंग में सब जायज है, हरगिज ऐसा नहीं है। मोहब्बत को खूबसूरत नहीं बना सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। मोहब्बत अगर आपको हो गई है तो आपको आसपास रहने वालों से भी इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने रिसेंटली एक वाकया देखा था, एक हॉस्पिटल जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे एक लड़की थी, बहुत यंग सी, बड़ी प्यारी, और वो व्हील चेयर पे थी, और पता चला कि इसकी एंगेजमेंट हुई थी और फिर रिफ्यूज कर दिया लड़के ने किसी वजह से, उसकी वजूहात होंगी, और उसके बाद लड़के ने बताया उसको चाहिए कोशिश की। तो मैंने जिस तरह से घर वालों को परेशान देखा तो मैं समझती हूँ नहीं, मोहब्बत को आपकी पूरी जिंदगी में होना चाहिए। पता नहीं शायद लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, मैं समझती हूँ मोहब्बत को जिंदगी होना चाहिए, मोहब्बत को जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जरूरी है, और जो रियल होती है, जो सच्ची मोहब्बत है, उसको भुलाना तो नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ एज ए फीमेल, एज ए नाजुक, मैं समझती हूँ कि आपको बड़ी एहतियात से मोहब्बत करनी चाहिए। मोहब्बत आपको अंधा नहीं बना सकती, आप अंधा नहीं बन सकते। ये अंधा तो बना देते हैं ना हमारे लोग, हमारे यहाँ तो अंधा भी बना देते हैं, बहुत कुछ बना देते हैं, और आपको पता ही है हमारे माशरे में मोहब्बत में बड़ा वकार है यार, बहुत इज्जत है मोहब्बत में। इसको उसी वकार इज्जत कर लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि आपकी मोहब्बत को लोग मुझिया उठाए। मेरी तहरीर थी कि मोहब्बत को ना औरत की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, जिसको वो अपने चादर के पल्लू से बांध दे, और जब अपनी जिम्मेदारियों से फारिग फरागत हासिल करे तो थोड़ी देर की चादर के पल्लू को खोले, उन लम्हों को जिए, महसूस करे, और फिर से उनको बांध के अपना किरदार निभाने चल पड़े। जबरदस्त। और ऐसा ही होना चाहिए। ऑलराइट, तो सईदा आसमा अली से हमने उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना कि वो क्या करती हैं, कैसे लिखना शुरू किया और किस नीयत से वो लिखती हैं। तो बहुत मज़ा आया उनसे बात करके, उनके बारे में जानकर। यकीन कीजिए बहुत 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 अच्छा लगा। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम अस्मा।
एंड जनाब, बातें बहुत सारी हो गई हैं एंड आई होप सो कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं। एंड मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बोर ना होने दिया जाए, क्योंकि म्यूज़िक नहीं होगा तो बोर हो जाएंगे, बातें सुन सुन के पक जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि आप पकें और आप बोर हों। सो यस, I gonna play a beautiful number and hope so you'll like it. So stay with us, don't go anywhere. नींद गई चैन गया, सावन बिन रहन गया, मैं जानू क्या है ये राज। मैं नाते तोड़ाया, यार कहीं छोड़ाया, बिन सरगम जैसे हूँ साज। नींद गई चैन गया, सावन बिन रहन गया, मैं जानू क्या है ये राज। पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या। मेरे दिल की राहें यूं गुमसुम वीरा है, जैसे हो ये भी नाराज। दिल उनको याद करे, रातें बर्बाद करे, पर कह ना पाए ये राज। मन करे भुला दूं गिले, ना रहे शिकवे गिले, तुझको दूं ऐसे आवाज। पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या। थे जिनसे दिल के वास्ते क्यों बन गए वो फासले। पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल करे तो क्या, पर दिल करे तो क्या करे, पर दिल। All right जनाब, वेलकम बैक। बट आए हैं हम वापस जाने के लिए और इख्तितामी मराहिल में हम हो चुके हैं दाखिल। एनीवे, बात ये है कि क्या है ना कि हर बार लौट के आना भी तो होता है, और इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही है। बहरहाल आज के शो में कोई ख़ास एक्चुअल हमने टॉपिक नहीं रखा। हमने आपसे आपके हाल अहवाल जाने, हमने आपसे ये जाना कि आप शाम को कैसे गुजारते हैं, और हमने ये भी जाना कि हमारे साथ जो गेस्ट थी उनके बारे में भी जाना, और इसके साथ साथ हमने म्यूज़िक भी सुना, एंड इसके साथ साथ हमने जो है आपको बहुत अच्छी सी जो है वो गज़ल भी सुनाई, और इसके साथ साथ हमने आपको एक बहुत ही कमाल की टिप दी है। ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो जनाब, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं करती रहूँ कंटिन्यूसली शो को, और आपसे बातें चिट-चैट चलती रहें, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। वक्त कह रहा है कि बहन अब आप जाइए, बहुत हो गया, अब आप चली जाइए। तो यह है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तो नहीं, बल्कि कल इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, बिल्कुल होगी कल मुलाकात। और
वीक में मेरे 2 शो होते हैं, सैटरडे एंड संडे शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ MQ एंटरटेनमेंट पर। आप हमारे पेजेस को हर सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड साथ साथ यूट्यूब फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और हमारे टीम का हिस्सा बने रहिए। आपका जो भी टैलेंट है आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। MQ Entertainment official@gmail.com पे अपनी एक छोटी सी वीडियो बना के अपने टैलेंट को शेयर कीजिए। इसके साथ साथ मेरी comtv@gmail.com पे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो जनाब अब आ जाते हैं कुछ अलविदाई गुफ्तगू और चाहूँगी मैं बिल्कुल आप लोगों से इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो बहुत जल्द यानी कि कल होगी मुलाकात एक नई शख्सियत, एक नए गेस्ट और एक उनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी को लेकर हाजिर होंगी मैं आप लोगों की खिदमत में। तो आप लोगों ने रहना है मेरे साथ और MQ एंटरटेनमेंट के साथ, मेरी कॉम-टीवी नेटवर्क के साथ, कहीं नहीं जाना। और जनाब आप सब के आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह होगी बहुत जल्द मुलाकात, एक दफ़ा फिर होगी बैठक और होगी ढेर सारी बातें। तो अब जो लास्ट सॉन्ग है वो मैं प्ले करूँगी और वो मैं डेडिकेट करूँगी आप तमाम उन खूबसूरत समातों को जिन्होंने मेरे साथ निभाया और जो मेरे साथ रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, स्टे होम, स्टे सेफ। कोविड की सिचुएशन है और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप की वायरसेस चल रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का अपने से ज़्यादा ख्याल रखिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट है। अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर उनका कैसे रखेंगे। सो बी केयरफुल, टेक केयर, सी यू सून इंशाल्लाह। फाइनली अल्लाह हाफिज। ख्वाहिश मेरी आतिश बनी, क्या क्या मगर साजिश बनी। ख्वाहिश मेरी आतिश बनी, क्या क्या मगर साजिश बनी। जीने कोई सांसें मेरी लूटे मेरा चैना, सुना लगे मनवा मेरा बुझने लगे नैना। जैसे सितारा तकदीर हारा करता रहा इल्तिजा, कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। मैं मर जाऊंगी जैन, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे रुके बगैर। रुके से लम्हे आवारापन का सिला, सूखे सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला। ओ रुके रुके से लम्हे आवारापन का सिला, सूखे सूखे से रिश्ते भीगा भीगा गिला। शब रोज का मिलना था क्या, मुरझा के यूं खिलना था क्या। दिल था मेरा टूटा हुआ, कहता था बुझता हुआ। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले
सुना सुना वो रास्ता कब मेरी मंजिल हुआ, खोया खोया वो मिलना कितना मुश्किल हुआ। ओ सुना सुना वो रास्ता कब मेरी मंजिल हुआ, खोया खोया वो मिलना कितना मुश्किल हुआ। दो जिस्म थे रूहें न थी, मिलना अगर मुमकिन नहीं, तू छोड़ दे इस हाल पर, सुन ले मगर ये दुआ, कोई चांद रख मेरी शाम पर, मेरा दिल जले तेरे नाम पर। कोई चांद रख मेरी शाम